गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शहरों में माल की आवाजाही। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके पहले हम लोगों ने, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हम बता दें आपको कि हम लोगों ने यहाँ पर मेसोपोटामिया और उसका भूगोल पढ़ चुके हैं। और उससे पहले भी हमारी जो पहली लेखन कला का जो इंट्रोडक्शन है, मेसोपोटामिया, जिसकी हमने शुरुआत करी थी, तो ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप पहले अभी आ जाएं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लें। लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन या लिंक ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे जो क्लास 11th के रिगार्डिंग हिस्ट्री का जो पेपर है आपका, उसमें यहाँ पे पूरी हेल्प मिल की जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम अपने आगे के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शहरों में माल की आवाजाही। तो मेसोपोटामिया, जो कि इराक, आज वर्तमान में इराक की जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने जब भारत उस मेसोपोटामिया का भूगोल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्या कि इसके दक्षिण, पूरब और उत्तर के। तो दक्षिण में उस समय हमने ये भी पढ़ा था, पूरब पढ़ा था, पूरब उत्तर पढ़ा था, और दक्षिण पढ़ा था, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ, उत्तरी। तो पूरब पहले, सबसे पहले टॉपिक में दिया था पूर्व उत्तर, फिर दिया था नॉर्थ, फिर पूरब, और फिर आया था हमारा दक्षिण की तरफ। दक्षिण में हमने दर्जना नदी के हेल्प से हमें क्या, खाद जो कि पूर्ति थी खेती करने की, जो मट्टी आ रही थी वो पूरा करने का हमारा दिया हुआ था। उसके आगे हमने पढ़ा कि वहाँ लेखन की जो कला है और कैसे वहाँ पे विकसित हुआ था शहर, और शहर कैसे विकसित होता है। ठीक है, तो जब शहर विकसित हो गया तो शहरों में माल की आवाजाही। शहर में तो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो जगह कम है, तो जब जगह कम है तो यहाँ पर हर जगह से आज एरोप्लेन है, ट्रेन है, ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ से माल आवाजाही गमन बहुत ईजी है। जैसे सब्जी मंडी आप लोग देखते हो। ठीक है, खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। तो अभाव, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर आज भी फेमस है। पोलार में पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा जो कि टीन है, एक धातु है टीन, आपने साइंस के 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। खाड़ी पार जो कि मध्य एशिया के तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पार मतलब उस समय दूसरे हिस्से में, बंगाल की खाड़ी तो इधर हमारे भारत के पूर्व हिस्से में, ये गलत हो जाएगा ना। जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। वो उसके बदले में क्या देते थे? कपड़ा और कृषि जन्य उत्पादन। इन देशों के पास खनिज संसाधनों में कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। कम गुंजाइश होने का कारण क्या हो सकता है?
वही दोनों नदियाँ की दूरी बढ़ जाना या पानी का कटाव कम हो जाना, है ना। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होता होता जो विदेशी विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो सकते। यहाँ देखो, विनिमय लेन देन को निर्देशित करना सक्षम हो गए। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। कैसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की? जिससे वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान संभव हो सके, मतलब उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आना जाना शुरू हो जाए, है ना। तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बैठाया। सामाजिक संगठन और विदेश अभियानों का जो विनिमय के निर्देश से करने में सक्षम। मान लो हम दूसरे देश से व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के, जैसे ये एजुकेशन क्या एक सर्विस है, सेवा है। इसके अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था, जैसे आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारे भारत की जो टाटा की कंपनी है, ठीक है, तो टाटा की कंपनी एकदम नंबर 1 पे चलती है। हालांकि और भी कंपनियां हैं, लेकिन लोग टाटा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना। भारवाही पशुओं को पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले जाना बहुत आसान हो गया। तो ये पहिए के निर्माण के बाद हुई। अगर पहिए का निर्माण नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट का निर्माण संभव नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और पशु के चारे आदि पे भी काफ़ी खर्च आता था। किसके रेस्पेक्ट में? अगर ट्रांसपोर्ट को हम इजी नहीं बनाते तो उसके बदले में हमारा क्या तक होता? एक तो हमारा समय लगता। मान लो आप पैदल पैदल यहाँ से जाओगे, पैदल पैदल आओगे, 2 दिन ऐसे ही समाप्त, फिर बेचोगे क्या? थक भी जाओगे, ठीक है। फिर हमने बैलगाड़ी का निर्माण हुआ, और इसी तरीके से जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं परिवहन। तो आज हमने परिवहन को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब मतलब 1000-2000 किलोमीटर हम 10, 12, 15 घंटे में तय कर लेते हैं। और जैसे कि अब तो फार्मूला S1 की कार या ऑडी कार भी इतनी स्पीड से चलती है ना, मर्सिडीज, है ना। जब इंसान को तो काफ़ी खर्च आता है। अब हमारा इतना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, स्पीड हाई हो चुकी है, हाई टेक, है ना। हम ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर लेते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था का इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसके लिए परिवहन सबसे सस्ता तरीका सर्वप्रथम जल मार्ग ही होता है। उस समय सबसे ज़्यादा परिवहन किसके रूप में किया जाता था? जल मार्ग, जो कि वो 2 नदियाँ थी। कौन कौन सी? एक दर्जला और दूसरा फरात। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बाजारें नदियों की धारा हवा के वेग से चलाते थे, अथवा हवा के वेग से चलती है आज भी। हवा नहीं है, हवा है ना। हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता है। और तो जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने के समय में मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। मेसोपोटामिया, क्योंकि अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो मेसोपोटामिया वो कवर अप करता है ये हमारे अरेबियन सी के तरफ, ठीक है। और सी के माध्यम से हम दूसरे देश को भी टचअप कर लेते हैं।
ठीक है। आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अच्छी महत्वपूर्ण थी। क्लियर है बात? तो फरात नदी उस समय वर्ल्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गया है, अगर हम देखें तो हम लोगों ने अभी तक किस तरीके से मेसोपोटामिया का हमने परिचय पढ़ा, मेसोपोटामिया का भूगोल पढ़ा, और वहाँ पे आजीविका के लिए किस तरीके से व्यापार हुआ करता था, और एक अपने विस्तार बढ़ाने के लिए मेसोपोटामिया ने, यानी आज का इराक किस तरीके से वास्तविकता रूप में उस तरीके से उभर के आया था। ठीक है। अब हम ये बात को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो लेखन का विकास हुआ ये तो व्यापार तक सीमित था। अब व्यापार हुआ तो जाहिर सी बात अकाउंटेबिलिटी के लिए लेखा जोखा भी तो रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने उसमें एक छोटी सी शायरी भी मैंने लिखी थी। क्या? तो जो शायरी थी मतलब लेखन की कला और विकास की समझ तो कैसे डेवलप्ड हुआ। यानी अगर हम ऐसे एक शायरी जो हमारी बहुत फेमस है, कागज यकीन का जरिया यूं ही नहीं बना होगा, बातें कहकर बातों से कितना कोई मुकर गया होगा। जिसके आधार पर अगर हम समझें तो ये आज के हिसाब से वो शायरी उस जमाने में फिट बैठ करती है ना, कि लेखन की कला। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लेखन। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती थी। समाज यानी मेसोपोटामिया एक छोटा सा जगह तो नहीं है जिसमें 4 या 10 लोग रहे। मेसोपोटामिया का पूरा एक अपना साम्राज्य है। तो वहाँ पे कई छोटे छोटे समुदाय हुआ करते होंगे। ठीक है, छोटे छोटे समाज होंगे। तो कई समाजों से मिलकर एक देश का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन सभी की अपनी भाषाएं थी, और जिसमें हमने भाषाओं में कौन से पढ़े थे? 2-3 भाषाएं भी पढ़ी थी। कौन कौन सी? हाँ, अकदी, सुमेरियन और अमराइका। बाद में अमराइका वाले ने आकर वहाँ पे जब उनके बाद आक्रमण किया या ऐसे समझे उनने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो वो भाषाएं बोलचाल में आने लगी। यही था। आज अरबी बोली जाती है इराक में, जिसमें ध्वनि उच्चारित अपना अर्थ प्रकट करती है। मौखिक या शाब्दिक भाव व्यक्ति कहलाते हैं। लिखना मौखिक भाव व्यक्ति से उतना ही अलग नहीं है। चलो देखो, जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं जब लेखन या शिल्प के बारे में बात की जाती है। लिखना मौखिक भाव व्यक्ति से उतना ही अलग नहीं है जितना अक्सर हम समझ बैठते हैं। यानी जैसे लिखा जाता है वो एक भाव होता है। ठीक है, जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ, उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? मेसोपोटामिया में जो पहले पट्टिकाएं टैबलेट पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, जो कि हमने उसमें पढ़ा था जब हम लोगों ने शुरू के इसमें पढ़ा था। 1 मिनट वापस चलते हैं। ठीक है, ये इसमें हमने मेसोपोटामिया के बारे में ये वाले टेबल में देखा था यहाँ से। तो यहाँ पर हमें यहाँ देखोगे तो यहाँ पेराराइस यानी मिस्र में लेखन की हमें यहाँ मिलता है, और इसमें लगभग हमें 1600-1700 मिलता है। ठीक है, 3000 के समय में देखोगे तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कृषि नगर मेसोपोटामिया, सिल्क का प्रयोग, घोड़े को पालतू बनाया गया, मध्य एशिया में चावल की खेती की गई, हड़प्पा लिपि का यहाँ प्रयोग हुआ था। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो ये हमारे लगभग 3000 से 2000 के बीच
लेखन पद्धति का यहाँ पे प्रमाण हमें मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अगर दूसरे वाले में देखें तो मेसोपोटामिया के बारे में हमें क्या क्या मिलता है, हमने वहाँ अभी अभी पढ़ा, हल कृषि नगर, सिल्क का प्रयोग, घोड़े को पालतू बनाया गया, ट्रांसपोर्ट भी तो पढ़ा अभी अभी। इसमें भी देख सकते हैं 3000 से के करीब, ये नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ये सब कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिकाएं टैबलेट पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, जिनमें चित्र जैसे कि चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों की आदि लगभग 5000 सूची मिलती है। ये दिख रहा है, ये नावों की संख्या को कैसे ही लोगों ने अपना संकेत किया है। जैसे कि हम कुछ भी अपने अनुसार कोडिंग कर सकते हैं, आज की डेट में हम कोडिंग करते हैं ना, तो जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें कोड बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर कोड लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने लिखा 5 और मेरे 5 का अपने जो मेरी दुनिया है, अगर मैं उस समय होता तो मैं इसको क्या बोलता, मेरे 5 का मतलब है आना, आना मतलब कम, ठीक है। तो मैं 5 बोलूँगा तो पब्लिक समझ जाएगी कि आने के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे ही इन लोगों ने ये कोड बनाए, ठीक है, जिसका इन्होंने इसके अर्थ समझाए और पब्लिक को पता थी। तो आज से कितना 3200, तो अब तो हमारा ट्रेंड बहुत आगे हाई और बहुत सिंपल हो गया, सभी को पता है, ठीक है। जो वहाँ के दक्षिण शहर के उरुक के मंदिर में आने वाली, वहाँ से बाहर जाने वाले की चीज़ों की होगी। वहाँ एक मंदिर भी है, कौन सा मंदिर है, उरुक। उरुक स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज में लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। जैसे मैंने शुरू में अभी बोला, अकाउंटेबिलिटी वर्ड यूज किया था, तो अब किसकी जरूरत पड़ी, अकाउंटेबल। और फिर से जब मैंने एक शायरी बोली थी तो अकाउंटेबल लेखन की जरूरत पड़ी ना भाई, लोग अपने बातों से मुकरे होंगे, तो क्या हुआ, नहीं अब लिख के बात होगी। तो फिर से एक बार वही शायरी अगर मैं फिर से बोलूं तो यहाँ पे अब बात समझ आती है। तो शायरी क्या थी, कागज यकीन का जरिया यूं ही नहीं बना होगा, बातें कह कर बातों से कितना कोई मुकर गया होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, और जिससे लेन देन के शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते रहे। उन्हों कराने वाले भी कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार का माल के बारे में होता था। और जब जाहिर सी बात है तो प्रॉफिट के लिए लोग, 4 पैसे के लिए लोग झूठ और सच बोलते होंगे, तब अकाउंटेबिलिटी यानी लेन देन हिसाब रखना शुरू किया गया होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अगर मैं अपनी एक इसी शायरी पे एक शायरी आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आज की लेटेस्ट 21st सेंचुरी के हिसाब से हम कह रहेंगे। 21st सेंचुरी में आज हमारे पास CCTV है, ठीक है। तो आज सब कोई ताला हो गया, CCTV और कैमरा हो गया, तो अब कागज़ से भी हम किस पे आ गए, CCTV पे। तो इसके लिए एक शायरी, अब भरोसा कागज़ों पर नहीं कैमरों पर होता है। अब भरोसा कागज़ों पर नहीं कैमरों पर होता है, क्योंकि धोखा हमेशा बातों में मिला है, सबूतों ने नहीं। सबूतें कब किसने नीयत समझी है, इसीलिए तो अब हर कोना CCTV कैमरा से बोलता है। तो आज के ज़माने में जैसे जैसे हम पद्धति, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और फिर जब हमारे ऐसे ही हम चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ेगी हम लोगों के बारे में। तो ये, जी हाँ बिल्कुल, तो ये हो सकता है तथ्य। आगे बढ़े तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिका चिकनी मिट्टी को गीला करता था और उसे गूंद कर
थाप कर एक ऐसे आकार पट्टी का रूप देता था जिसे वो आसानी से एक हाथ में पकड़ सके। जैसे हम लोग वो अपना बनाते हैं ना, कुछ बच्चे खेलते हैं, तो कुछ आकार छोटे छोटे बनाते हैं ना, क्ले जैसा। तो वो क्या है, वो लेखन की भी एक पद्धति है, ठीक है। तो लेकिन अब देखो, उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें भी सुधार किया गया हमने, ठीक है। उसमें भी क्या सुधार किया गया कि मान लो वो आप अगर किसी के मन में चोरी आए तो वो सेम हूबहू कॉपी करना शुरू कर दिया। और आज तो लिखावट भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग हूबहू। यही सावधानी पूर्व उनकी सतहों को चिकना बना देता था, पर हम तो बेसिक को समझ रहे हैं, ठीक है। सिरकंडे की तिल्ली और तीखी नोक से उन्हें नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह यानी क्यूनिफॉर्म बना देता था। क्यूनिफॉर्म क्या होता है, तो क्यूनिफॉर्म कीलाकार यानी लातीनी शब्द जिसका क्यूनिस, जिसका अर्थ है खूंटी या फॉर्म, यानी एक, जिससे मतलब हुआ आकार, जिसका क्या अर्थ होता है, आकार। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी, वे मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाती थी, और जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब या धातु के टुकड़े सौंपने का हिस्सा असंगत गैर जरूरी हो जाता था, और उसे हम क्या मानते थे, लिखित प्रमाण माना करते थे। क्लियर है। पट्टिका को फेंक दिया जाता था, उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टिका एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। तो मतलब गीला किया, गीला करने पे आज हम जैसे कि देखते हो ना, ओस के टाइम पर बच्चे जैसे गाड़ियों पर हम लोग बनाते हैं ना एक डिजाइन, वैसे ही अगर गीली मिट्टी हो या देखा होगा, या गीली मिट्टी हो जाती है वहाँ पर हम एक चिन्ह बनाते हैं। तो जब वो सूख जाता है तो वो तो खैर गीला था तो वो हम उसको अलग नहीं करते थे, लेकिन उस जमाने में क्या किया जाता था, उसे अलग किया जाता था। किस पर्पज से, लेखन कला के पद्धति के अनुसार, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक सौदों के लिए चरवाहे, चाहे वो कितने ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टियां मिली। इन स्रोतों के संपदा के कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। यही वो फैक्ट है। जैसे आज भी देखोगे तो हम लोग जो घर बनता है ना, तो उसपे ईंटों पे एक शेप बना होता है, जैसे राज ईंट है ना, कमल ईंट बना होता है ना। तो वो क्या है, वो उसी का एक हिस्सा है, वही सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आपस में वर्ण किलाकार हो गए। भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन, तब इस समय भाषा कौन मिल गया, सुमेरियन। और सुमेरियन के बाद एक और नई भाषा की आई, हमने पीछे पढ़ा था, अगदी। इसका हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए, राजाओं का कार्य वर्णन करने के लिए, कानून और उन परिवर्तनों का उद्घोषित करने के लिए जाने लगा। देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अगदी भाषा ने ले लिया। अगदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन पहली शताब्दी 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। पहले कौन सा था, पहले सुमेरियन था, और उसके बाद कौन आया, अगदी भाषा। और इस तरीके से हमारे लेखन का प्रचलन शुरू हुआ। तो अब अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे लेखन प्रणाली, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, लेखन कला का विकास। तो लेखन कला में जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पट्टिका तो आपने देख ही लिया, लेखन प्रणाली। तो आज हम जो ABCD लिखते हैं, A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, या ये अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, लेकिन जिस ध्वनि के लिए कीला अक्षर या कीला चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था,
जैसे अंग्रेजी के अक्षर ले एम या ए, ठीक है, लेकिन अक्षर सिलेबल्स होते थे। पुट, ला, इन, मतलब 2-3 अक्षरों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता था, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमने लिख दिया ना, आज क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि CUT, क्यूट, तो लिखते ना, नहीं, अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज आता है ना, कट, ठीक है। और ये क्यूट भी पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, कहता है ना, जैसे BCZ, ये है क्या है, बिकॉज, तो हम समझ जाते हैं बिकॉज लिखा हुआ है, तो हाँ हाँ, एक तरह से कोड हुआ। ऐसे ही अंग्रेजी में वो लोग इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के लिपिका की सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली पट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था और लेखन के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। और आज की डेट में पढ़ाई कितना आसान है, 26 लेटर सीखो A to Z, तब भी हमारी पढ़ाई मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। अगर हिंदी के स्वर व्यंजन देखें तो अ से लेके ज्ञानी तक इतने वर्ण हमें पढ़ने होते हैं और हमारा हो गया काम। और इसमें भी बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मात्राएं तो सब इसी में आ जाएंगी। इसके लिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष ध्वनि को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। तो जो भी हम नया कोड बनाते थे तो उस समय क्या होता था, उसे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन माना जाता था। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो आज हम इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साक्षरता यानी लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे थे और कितने लोग नहीं थे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।